आज के समय में मानव तस्करी की स्थिति क्या है? मानव तस्करी इतना छोटा शब्द सुनने में लगता है जी। इसका व्यापार उतना ही बड़ा है। यह लगभग, यदि हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, तो 1,20,000 करोड़ से ज़्यादा का ये व्यापार है। और ये इसके तार काफ़ी सारे देशों से जुड़े हुए हैं, देश ही नहीं विदेश से भी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इसकी स्थिति बहुत ही भयावह है और इसमें नए नए चैलेंज रोज़ आते रहते हैं। मनोज जी, आपने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में मानव तस्करी हो रही है, मानव अंगों की तस्करी हो रही है, मानव की हो रही है तो उनके अंगों की भी हो रही है। शायद अंगों के लिए ही मानव तस्करी की जाती है। तो ये इतने बड़े स्तर पर मनुष्य की मानव तस्करी हो रही है, इस पर हमारी सरकार और सरकारी एजेंसियां इसके समाधान के लिए क्या क्या कार्य कर रही हैं, क्या नहीं कर पा रही हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हमें लगता है शायद इस प्रश्न की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है जी। क्योंकि सरकार बहुत ही साइलेंट वर्क में काम कर रही है और ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है जो हम कैसे इससे निपटें, क्योंकि तस्कर का हमें पता नहीं, वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो तस्कर कहीं बाहर से नहीं आता है, वो इसी समाज का आदमी है, इसी बीच से पैदा होता है जो कुछ ही पैसों की लालच में शायद ऐसा घिनौना काम कर देता है। और बताएं आपको, तस्करी सिर्फ अंगों का ही नहीं होता है, मानव तस्करी बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जा रहा है आज के दिन में। ये तस्करी की जो समस्या है कितनी गंभीर है इस भारत देश के लिए और समाज में ये किस तरह से फैलती है, इसको भी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी संस्था इस पे बहुत काम कर रही है, सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है जी। इसमें बहुत सारे हमारे सरकारी एजेंसी हमारे पार्टनर होते हैं। यह समस्या बहुत ही गंभीर है जी। जिस तरीके से शरीर में रीढ़ का हड्डी काम करता है, वैसे ही आज के डेट में समाज में ये रीढ़ की हड्डी की तरह जो है विषाक्त होता जा रहा है, जो एक समय आने पे ये इतना बड़ा नासूर हो जाएगा जो हम लोग शायद इसी काम में दिन रात लगे रहेंगे। और हमारे समाज से, हमारे बीच से हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे प्रिय गायब होते जाएंगे और हम समझते हैं जो वो गायब हो रहे हैं, वो गायब नहीं हो रहे हैं, उनका तस्करी किया जा रहा है। ये सरकार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकार की विभिन्न एजेंसियां इस पे काम कर रही है, समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन इसमें सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमें लगता है ये समस्या, आपने कहा हमारे देश की, ये हमारे देश की समस्या नहीं है, ये विभिन्न देशों की समस्याएं हैं जी। क्योंकि हमारे देश में कुछ अलग विदेशियों की मांग है जो वहाँ से तस्करी कर यहाँ आते हैं, यहाँ से तस्करी करके वहाँ ले जाया जाता है, तो ये देश विदेश तक फैला हुआ है इनका जाल। और इसीलिए इस पे पहुँचना, इस पे एक मुकाम पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है ये समस्या। मनोज जी, आपकी संस्था और आपके संस्था के जो गुणी लोग हैं वो इस मानव तस्करी पर बड़े ही ज़मीनी स्तर पर गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने समाज के लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए, कि मानव जो तस्करी है वो किस क्षेत्र में होती है, किस समाज के हिस्से में होती है, ताकि वो साथी जागरूक रह सकें और इन तरह की समस्या से, मानव तस्करी से बच सकें और अपनों को बचा सकें। देखिए, इस आपके ओम प्रकाश जी, आपके प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न आ गए जो शायद इसका जवाब देना पूरे दिन में भी संभव नहीं है जी। लेकिन हम आपको संक्षिप्त में बताएं जी। मानव तस्करी, बाल तस्करी, महिला तस्करी, इसका संबंध हमारे समाज के बीच से है। हम जो बाल विवाह कराते हैं, बहुत सारे ब्लॉक में, बहुत सारे पंचायत में, बहुत सारे गांव में हमें देखने को मिल रहा है बाल विवाह। जो आज फिलहाल में आपने पढ़ा होगा, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने इस पे कड़ा टिप्पणी किया है बाल विवाह को लेकर, क्योंकि अभी भी हम लोग बाल विवाह को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक पाने में 100% सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण कहीं ना कहीं ये समाज है। हमारे समाज के बीच में जो लोग आ रहे हैं कहीं से, उनका कोई खास परिचय नहीं होता है, वो परिचय के लायक भी नहीं होते हैं, लेकिन वो विवाह कर
लड़कियों को ले जाते हैं यहाँ से। हमारे समाज के कुछ लोग उनको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इसमें पैसे का बहुत बड़ा लेन देन होता है। और हम समझते हैं जो गरीब था, गरीब के बेटी का जो है उद्धार हो गया, किसी तरीके से शादी हो गया, वो शादी नहीं होता है, वो खरीद फरोख्त माना जाता है। हमारे समाज में आज भी पंचायत का सिस्टम है। जब एक लड़का एक लड़की के साथ पकड़ा जाता है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठता है, और वो जो पंच होते हैं जिनको हम परमेश्वर मानते आ रहे हैं, हमेशा हमारे साहित्य में कहा गया है पंच परमेश्वर। तो परमेश्वर के जो रूप हैं वो क्या करते हैं, एक दंडात्मक पैसे का लेन देन करते हैं जो दंड के रूप, और फिर लड़की को उससे थमा देते हैं। क्या वो कभी पंच ये समझना चाह रहे हैं कि वो लड़की 1 साल के बाद कहाँ है, उस लड़की का क्या हुआ? इस पे हम फोकस नहीं करते हैं, और यहाँ से तस्करी का काम शुरू होता है। ये एक समाज में स्लीपर सेल की तरह काम करता है जिसका कोई पहचान नहीं है। हम समझ नहीं पाते हैं जो ये भी तस्कर हो सकता है, और बड़े आसानी से महिलाओं को, बच्चों को, पहले किसी ज़माने में लड़की बच्चे ही ज़्यादातर तस्कर हुआ करते थे, आजकल पुरुष बच्चे को भी काफ़ी संख्या में तस्करी में देखा जा रहा है। यह एक समाज में नासुर की तरह हो गया है, जो मैंने पहले भी बताया है। जी जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो शायद जितना हम देख रहे हैं वो उतना गंभीर और बनता ही जा रहा है। किसी समय में वेश्यावृत्ति के लिए इनका उपयोग होता था, महिलाओं का जो उपयोग होता था, बच्चियों का उपयोग गर्ल्स चाइल्ड के लिए खास करके वेश्यावृत्ति के लिए होता था। लेकिन आज उससे बहुत आगे निकल चुका है मामला। आज जो हम बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, आप सुनते होंगे उन्होंने चेहरे का ट्रांसप्लांट कराया, सर्जरी कराया, हमारे यहाँ उसके लिए भी तस्करी का उपयोग होने लगा है। जो सुंदर लड़की है उसके चेहरे के ट्रांसप्लांट के लिए भी हमारे यहाँ तस्करी किया जा रहा है, जो बड़े लेवल पे है। जी जी जी। मनोज जी, ये जो आपने जानकारी दी है कि जो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव देहात में छोटे तबके में एक नया व्यक्ति आता है और वहाँ घुल मिल कर रहने लगता है और वो दोस्ती बढ़ाता है और फिर किसी बेटी के या महिला के साथ संबंध बनाता है और उसको दंडात्मक करके एक बच्चे या उस महिला को उसके साथ विवाह के बाद उसके साथ भेज दिया जाता है। तो ये जो मामला इस तरह का चल रहा है, ये क्या पिछड़े क्षेत्रों में चल रहा है या दिल्ली एनसीआर में भी ऐसा हो रहा है? और ये ऐसा हो रहा है तो इस पर रोक कैसे लग सकती है? ये दिल्ली एनसीआर कहें या जितनी मल्टी सिटी हैं जी, उनकी बात करें, या हम उस गांव की बात करें जहां सड़क नहीं है, जहां लोग जागरूक नहीं हैं, ऐसा नहीं है। जी। इनकी रैकेट हर जगह फैला हुआ है। ये उस गांव में पहले रेकी करते हैं, रेकी करने के बाद देखते हैं जो कौन से लोग आर्थिक रूप से विपन्नता में हैं, उनको ये टारगेट करते हैं, और फिर टारगेट करने के बाद उनके साथ ये काम होता है, जिसमें यहाँ तक तो गरीबी है, उसके आगे यदि आप देखेंगे तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं। हमारे देश में, या आप अभी हाल फिलहाल में हम शायद कहना चाहेंगे, जो हमारे दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल का नाम आया था जो ऑर्गन सप्लाई में थे जी, और उनके रैकेट कई देशों से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच अभी चल रही है। हमारी जो एक बहुत सेंसिटिव घटना एक कलकत्ता में हुई थी, जिसको लेकर बहुत बड़ा भूचाल आया था, जिसका नाम दे दिया गया बलात्कार का, लेकिन वो बलात्कार नहीं था, वो ऑर्गन सप्लाई का एक चेन था, जिसको तोड़ने के लिए उस हमारी जो डॉक्टर सहायिका थी, जो आगे जाके शायद बहुत बड़ी डॉक्टर बनती, वो उनको जान गंवाना पड़ा। जी जी जी। तो ये एक ऐसी घटना नहीं है जिसको हम गांव तक देखें, ये ऐसी घटना है जिसको यदि आप देखें तो बहुत बड़े लेवल पे फैला हुआ है, और ये बड़े अच्छे सिस्टमेटिक संगठनात्मक रूप से काम करने में सक्षम हो जाते हैं, और हम लोग उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। बहुत हम लोगों ने बहुत सारा रेस्क्यू किया है अभी तक, जो बचाने में कामयाब हुए हैं अभी तक। उसमें हम बाद में पता चलता है जो ये कहाँ से क्या होने वाला था,
और शायद हमें यदि लगता है जो मैंने यदि बचा लिया उन्हें, तो हमें लगता है जो हमारा जीवन सफल हो गया, हमने एक आदमी को जिंदगी में बचा लिया, एक व्यक्ति को जीवन दे दिया। जी जी। तो ये इतना बड़ा मामला है जो शायद सरकार बहुत गंभीर है इसको लेकर। और आपको बता दें 2013 में भी इसमें संशोधन हुआ, बांग्लादेश के साथ मेरा कई समझौता हुआ हमारे देश का, और अलग अलग एक्टिविटी को लेकर अलग अलग एक्ट 370 के तहत भी इसको जो है लिया गया। 23(1) के तहत इसका हमारा शुभारंभ हुआ। लेकिन हमारे यहाँ एक बाल संरक्षण इकाई नाम की एक संस्था है जो सरकारी संगठन है। वो क्या करती है, वो हर गांव में, हर पंचायत में बाल संरक्षण समिति बनाती है। बाल संरक्षण समिति में क्या होता है, वहाँ के लोग, वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के प्रतिनिधि, वहाँ के मुखिया उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। बनाया तो बहुत सोच समझ के गया, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की जरूरत है, इसको एक्टिव रूप में लाने की जरूरत है, उनको भावना से अवेयरनेस करने की जरूरत है उनके, जब तक, क्योंकि आपके दिल में जब तक भावना नहीं होगा जो हम इस पे काम करें, तब तक आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आप मनोज जी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, और ये कहें कि आपकी बातचीत से, आपके अनुभव से हमारे दर्शक जागरूक हो रहे हैं कि किस तरह से मानव तस्करी से हम बच सकते हैं या अपनों को बचा सकते हैं। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।